हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। हमने करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। करंट अफेयर्स की इन वीडियोस से प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप कुछ बातों को कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज और इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और कुछ उत्तर प्रदेश विशेष के कार्यक्रम। तो देखते हैं आगे क्या क्या न्यूज है। तो पहली खबर है, गोरखपुर के पनियाला को मिला जीआई टैग। अब यह चर्चा में क्यों है? तो 29 जनवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की हाई पावर कमेटी ने जिन 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग के लिए अनुमति दी है उनमें पनियाला भी शामिल है। जीआई टैग की अनुमति मिलने से गोरखपुर के लच्छीपुर और आसपास के गांवों में पैदा होने वाला पनियाला का स्वाद अब देश दुनिया तक पहुंचेगा। नष्ट होते जा रहे पनियाला के पेड़ संरक्षित किए जाएंगे, पनियाला के बगीचे तैयार होंगे और उसके फल के खट्टे मीठे स्वाद का लोग आनंद उठाएंगे। ज्ञातव्य हो कि पनियाला आकार और रंग में जामुन से मिलता जुलता है तथा इसका स्वाद खट्टा मीठा है। उत्तर प्रदेश स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड की ई पत्रिका के मुताबिक स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह कहां का पेड़ है। संभावना इस बात की जरूर है कि यह मूलतः उत्तर प्रदेश में ही पाया जाने वाला फल है। पनियाला पर काफी शोध में पाया गया है कि पनियाला में सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद तत्व पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश हुआ देश के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल। उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले 4 राज्यों में स्थान बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश सरकार की इस बड़ी उपलब्धि को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने हर घर जल 75 लाख नल समारोह के रूप में उत्साह के साथ मनाया। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की 2 साल की सफलतापूर्वक यात्रा पर आधारित फिल्म हर घर पानी खुद निगरानी का अनावरण व विभाग की उपलब्धियां गिनाती ई बुकलेट का विमोचन किया गया। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने बहुत कम समय में बड़ा मुकाम हासिल करते हुए 62 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में 75,26,740 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में चौथा स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से आगे बिहार 1.58 करोड़ से अधिक, महाराष्ट्र 1.06 करोड़ से अधिक और गुजरात 91 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्य हैं। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जबकि प्रदेश के अन्य 7 विभूतियां पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित। 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इनमें उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जबकि प्रदेश के अन्य 7 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 3 द्वय मामलों जिनमें द्वय मामलों में पुरस्कार को 1 के रूप में गिना जाता है, तो द्वय मामलों के सहित 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी की है। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं हैं और विदेशियों, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को नागरिक मामले में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित उत्तर प्रदेश के 7 विभूतियों में राधा चरण गुप्ता और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन और ऋत्विक सान्याल को कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, मनोज साहू को चिकित्सा के क्षेत्र में तथा उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री अवार्ड हेतु चुना गया है। गौरतलब है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों या गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इनमें
असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाएं अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा उच्चतम प्लैटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। यह पहल प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। 24 जनवरी 2023 को विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में IGBC विशाखापत्तनम चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर S विजय कुमार ने DRM को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया। विशाखापत्तनम इस प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाले देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। विशाखापत्तनम ने पर्यावरण संबंधी 6 श्रेणियों में 100 में से 82 अंक हासिल किए हैं। हरित रेलवे स्टेशन रेटिंग प्रणाली को भारतीय रेलवे के पर्यावरण निदेशालय द्वारा IGBC के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्रणाली में जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ईंधन के सीमित उपयोग, प्राकृतिक सामग्री के उपयोग पर न्यूनतम निर्भरता और उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाता है। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन ने दीर्घकालिक सुविधाओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा एवं जल दक्षता, स्मार्ट हरित पहल, नवाचार और विकास जैसी श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं सीमेट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने हैदराबाद में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेट में 1 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले PCB, जिसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है, इसका पुनर्चक्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कचरा प्रबंधन की दिशा में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की परिकल्पना, संसाधन दक्षता, प्रदूषण में कमी, कीमती धातुओं की पुनः प्राप्ति एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। साथ ही उद्योगों को पुनर्चक्रण हेतु कचरा को बाहर भेजने के बजाय भारत में अपना संयंत्र स्थापित करने में मदद करना है। भारत में प्रति वर्ष लगभग 3.2 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें खतरनाक सामग्री के अलावा सोना, पैलेडियम, चांदी जैसी कई कीमती धातुएं भी शामिल होती हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। सीमेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी हेतु PPP मॉडल के अंतर्गत देश में अपनी तरह का पहला कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। अपशिष्ट प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र द्वारा अपशिष्ट पुनर्चक्रण की सभी तकनीकें जैसे कि PCB, लिथियम आयन बैटरी, स्थायी चुंबक और सौर सेल आदि विकसित की गई हैं। सीमेट ने न केवल पुनर्चक्रण तकनीकों का विकास किया है, बल्कि इसके लिए आवश्यक प्रसंस्करण उपकरण भी डिजाइन और निर्मित किए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एटिकोप्पका शिल्पकला। एटिकोप्पका खिलौना शिल्पकार CV राजू आंध्र प्रदेश के उन 7 व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें इस वर्ष के लिए पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुने जाने के लिए CV राजू का मानना है कि यह सम्मान एटिकोप्पका शिल्पकला को दिया गया है। उनका उद्देश्य शिल्प को बनाए रखने की दिशा में काम करना है। पिछले वर्ष वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात प्रोग्राम में CV राजू के प्रयासों की सराहना की और लोगों को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी थी। इन खिलौनों को एटिकोप्पका, जिसे GI टैग भी मिल चुका है, GI टैग्ड एटिकोप्पका टॉयज के नाम से भी जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में वराह नदी के तट पर स्थित एटिकोप्पका गांव के कारीगरों द्वारा बनाए गए पारंपरिक खिलौने हैं। ये खिलौने लकड़ी से बने होते हैं और बीज, छाल, लाह, जड़ों तथा पत्तियों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों से रंगे जाते हैं। इन खिलौनों में कोई नुकीला किनारा नहीं होता, वे सभी तरफ से गोलाकार होते हैं। एटिकोप्पका खिलौनों को वर्ष 2017 में भौगोलिक संकेत या GI टैग प्रदान किया गया था। एक भौगोलिक संकेत उन उत्पादों पर दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और इसमें उस क्षेत्र की विशेषताओं के गुण व प्रतिष्ठा भी पाई जाती है। वर्ष 2004-5 में भारत में GI टैग प्राप्त पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय थी। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पहला वीर गार्जियन अभ्यास। हाल ही में भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का उद्घाटन संस्करण जापान में संपन्न हुआ। यह भारत और जापान का पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। IF दल ने Su-30 MKI विमान के साथ एक IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 2 C-17 ग्लोब मास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ अभ्यास में भाग लिया।
भारत द्वारा जापान के साथ किए जाने वाले अन्य अभ्यासों में धर्म गार्जियन जो सैन्य प्रकार का है, जीमैक्स नौसेना का है, शिन्यो मैत्री वायुसेना और मालाबार ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ शामिल हैं। ऐसा पहली बार था जब एक आईएएफ महिला लड़ाकू पायलट विदेशी भूमि में हवाई युद्धाभ्यास के लिए भारतीय दल का हिस्सा बनी थी। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।